ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस में एस्टरिफिकेशन, मिड रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन ना, ये सारा चीज मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो आज थोड़ी ना अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग कैसे होती है, सिंपल हीटिंग और उससे क्या निकलने वाला होता है वो भी देख लेते हैं। हालांकि ये एक्सटेंशन ही है उसी टॉपिक का, राइट। तो जैसे अगर हम हीटिंग लिख लो, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड को देख लेते हैं। देखो फॉर्मिक एसिड को अगर आप हीट करते हो ना स्ट्रांगली, मैं स्ट्रांग हीटिंग की बात कर रहा हूँ। देखो जब भी आप हीटिंग करते हो तो नेचुरली फ्रेगमेंट बनने का चांसेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स से देखने की कोशिश करो, हीटिंग से रिएक्शन इंट्रोपी ड्रिवन हो जाता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर इंट्रोपी बढ़ गई होगी, टेम्परेचर अप ज्यादा करते रहोगे, डेल्टा एच बढ़ रहा होगा, तो ये फैक्टर मेन रिस्पॉन्सिबल होता है डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए। इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में चीजें टूटने लगती हैं गर्म करने पे ना, समझ रहे हो बात को। तो जब आप इसको हीट करते हो और या फिर H2SO4 में हीट कर देते हो, तो ऐसे केस में इसमें से H2O निकल जाता है बाहर और CO गैस निकलती है। ध्यान रखना बेटा, CO बर्न्स विद ब्लू लाइट। करेक्ट। तो ये तो हो गया फॉर्मिक एसिड की बात। अगर मान लो मैं ऑक्सैलिक एसिड ले लूं तो क्या होगा? तो इसको गर्म करो या फिर H2SO4 में डाल के गर्म करो, इनके केस में मिलता है आपको H2O, CO एंड CO2। तो इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही गैसेस आपको देता है, CO एंड CO2 दोनों ही। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। करेक्ट। इसके बाद आप देखो हमारे पास मेलोनिक एसिड आ गया। मेलोनिक एसिड को तो आप याद करो, ये कुछ और नहीं बल्कि इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा पे कीटो ग्रुप जैसा ही है। तो ये तो हीटिंग पे आपको मालूम है क्या निकालने वाला है, CO2। खुद क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। मेलोनिक के बाद कौन सा आ गया भाई? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड किसको बोलते हैं? जहां पे डबल CH2 आ जाए। अब देखो, अब हीटिंग करने पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, आप डायरेक्ट हीटिंग कर दो या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P4O10 यानी जिसको P2O5 भी बोलते हैं, देखो जरा, ये वाटर निकाल लेता है। बेसिकली ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे देखो एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड बनाने का तरीका भी यही होता है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो तो दो आपस में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाते हैं। सिर्फ इसी का नहीं, इसके अगर और एग्जांपल देखोगे तो सिंपल एसिटिक एसिड को ले लो ना और यहाँ P4O10 यूज कर लो, तो ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3। तो नॉर्मल एनहाइड्राइड बन जाता है। अगर कार्बन और बढ़ा दूं तो CH2 होल थ्राइस कर दूं, COOH एंड COOH, तो क्या हो जाएगा? तो गर्म करोगे तो और भी आसानी से आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है? 6 मेंबर्ड बन जाएगा एनहाइड्राइड। सिक्स मेंबर्ड।
अब ये अगर CH2 का होल 4 COOH NCOOH आ गया तो अब देखो यहाँ पे ना डिहाइड्रेट नहीं क्योंकि 7 मेंबर्ड बन जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होता है, कीटोन बन जाएगा 5 मेंबर्ड का। और क्या निकल चुका होगा यहाँ से, H2O, दूसरी तरफ से CO2, देख लो ना। अच्छा सर अगर ये CH2 का होल 5 हो गया, COOH NCOOH ले लिया तो यार ये कीटोन बन जाएगा। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, मतलब कोई एक जनरल ट्रेंड नहीं है। हमें दिख रहा है कि उसमें से CO CO2 भी निकल सकते हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में, फर्स्ट 2 फॉर्मिक एंड ऑक्सैलिक में CO हमें दिख रहा है, CO2 भी यहां मिलने लगा। उसके बाद हमें दिख रहा है यार यहाँ CO2, और अगले ही पल क्या दिख रहा है, अगले ही पल हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, वाटर, सिर्फ CO2 नहीं निकल रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती है बनने की। फिर उसके बाद दिख रहा है कि यार एनहाइड्राइड बना, फिर कीटोन भी बन गया। तो इस बात को ध्यान रखोगे कितने कार्बन उसके बीच में हैं, तब जाकर के इसको ऐड किया जाए। अगर आप इसको समझने की कोशिश करो ना, तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि देखो जब आप कोई एसिडिक मीडियम डालते हो, या खुद ये अपने आप में ही तो एसिड है, किसी का प्रोटॉन दूसरे के ऊपर आके अटैक तो कर ही सकता है। तो प्रोटॉन यहाँ अटैक करके पॉजिटिव, ये यहाँ लोन पेयर है, ये अटैक करके इसको बाहर निकालने की कैपेसिटी रखता है, तो इसलिए H2O निकल सकते हैं। आ रहा है बात समझ में, H2O निकल सकते हैं, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O हो जाएगा। तो अगर प्रोटॉन को फिर निकाल लो तो CO बनने का भी पॉसिबिलिटी है। और CO2 का तो मैंने आपको समझाया ही था कैसे CO2 निकलता है इंट्रामोलिकुलर करके, है ना। तो इसलिए इनमें सब में सारी पॉसिबिलिटीज ड्रिवन ये सारे रिएक्शंस हैं। और एनहाइड्राइड फिर कैसे बनेगा, वो तो और भी आसान है। आप वाटर निकाल लो तो ये जो बनने वाला है C ट्रिपल बॉन्ड O, इन पे दूसरा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का OH या ये ऑक्सीजन वाले ही एंड से ये अटैक करे और ये जाके यहाँ अटैक कर दे, तो देखो एनहाइड्राइड भी बन जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, इट बिहेव्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट थिंग। अब कॉमन सेंस वाली बात है यार, ये 5 मेंबर तो समझ में आता है, 6 मेंबर समझ में आता है, अगर फिर डिहाइड्रेट करता तो 7 मेंबर बनता जो डिफिकल्ट है, तो उससे बेटर वो 5 मेंबर कीटोन में। तो आप जब भी रोम अराउंड करो तो 5 मेंबर 6 मेंबर के बाद नई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, और इससे ज्यादा हो जाए तो पॉलीमर फॉर्म करने लगता है। समझ गए। तो ये तो था प्लेन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उनकी हीटिंग करने में क्या होंगे, चाहे मोनो हो चाहे डाई हो। अब मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई फाई सो ऑन, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या हो। तो लिखो हीटिंग ऑन हाइड्रोक्सी, डिफरेंट हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां पे, कहां के लिए कॉमन है, इन दोनों में ना। इसमें कहां से निकल रहा है, इसमें तो सिर्फ वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है ये ना, ये भी डिहाइड्रेट हो रहा है, ये भी डिहाइड्रेट हो रहा है, CO2 बस, हाँ ये इन दोनों। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा नहीं बल्कि जनरल हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब देखो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। देखो एक बार बताओ, नॉर्मल एल्कोहल अगर मैं साथ ले लूं ROH के साथ, तो गर्म करने पे क्या बनना चाहिए, एसिडिक मीडियम डाल दे तो
एस्टर बनना चाहिए। तो काफी हद तक ये उसी पे ड्रिवन है, एक आध दो जगह थोड़े इरेगुलरिटीज आती हैं, अभी दिखाता हूं। जैसे मान लो आपने ले लिया बेटा अल्फा, तो ये दो मॉलिक्यूल मिल करके अगर इनको गर्म करते हो ना तो ये ऐसा कंपाउंड बनाता है। ये बनाता है। अब जरा देखो ये कैसे हुआ होगा। तो एक का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल, तो यहां से OHH, यहां से OHH निकाल दो, देखो यही बन रहा है। तो एक तरह से दो मॉलिक्यूल मिलकर के डाइमर जैसा ही बना रहे हैं, और साथ में ऑफ कोर्स क्या निकल रहा होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक तरह का एस्टरिफिकेशन हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अल्फा हाइड्रोक्सी के साथ ऐसा होता है, लेकिन बीटा अगर हो गया तो इनको गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करूंगा तो क्या होगा, फिर भाई ये बहुत आराम से डिहाइड्रेशन में जाते हैं। मतलब यहां एस्टर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहां तो आप ये समझ लो कि कुछ नहीं भी आपने H+ डाला है तो ये इधर प्रोटोनेट करके हीटिंग जब आप कर रहे हो तो हीटिंग से एलिमिनेशन फेवर्ड होता है, तो यहां अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। समझ गए ना? तो ये बन जाएगा आपका नॉर्मल। तो बीटा लेने पे ये हो गया, एस्टर नहीं बना। गामा ले लो तो अब फिर एस्टर बन जाएगा, लेकिन इस बार ही इंट्रामोलिकुलर तरीके से बन जाएगा। देखो यहां पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन 5 और प्लस वाटर, ये फिर से एस्टरिफिकेशन हो गया। बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसी तरीके से एक और ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कितने होंगे? यहां OH डाल दो तो इनको गर्म करोगे तो 6 मेंबर्स, और इजी है। देख रहे हो ना, सब एस्टर बन रहे हैं बस इसको छोड़ करके। और बच्चों अगर कार्बन आपने इससे ज्यादा कर लिया तो पता है क्या बन जाएगा, पॉलीमर। इसके आगे वाले पॉलीमर बना देते हैं। पॉलीमर कैसे बनता है, तो भाई एक मॉलिक्यूल पूरा पूरा OH रहे, इधर वाला OH, फिर HO COOH, तो पॉलीमर बनाने के लिए ये निकाल दो, क्या बन गया ये, N टाइम्स। अरे इधर मैंने ये लिखा है नंबर ऑफ कार्बन जितने भी रहे, तो इतने तक में ये होता है। फर्दर मोर इफ यू आर गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू फॉर्म पॉलीअमाइड, पॉलीमर्स बन जाते हैं। सॉरी अमाइड क्यों बोल रहा हूँ, पॉलीएस्टर है ना ये, पॉलीएस्टर बोलते हैं इसको। तो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज, 1 2 3 4 5 कर दिया आपने, इसके आगे चाहे जितना भी कार्बन कर दो सब पॉलीमर ही बनाते हैं, तो ये पॉलीएस्टर्स हो गए, दे फॉर्म पॉलीएस्टर्स। इंटरेस्टिंग है ना, हर में एस्टर बन रहा है, तरीके अलग अलग हो गए। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपस में, क्यों नहीं ये साथ के साथ में कर गया, नहीं हो पाता भाई। बीटा पे है तो डिहाइड्रेट हो जा रहा है, गामा डेल्टा है ये इंट्रामोलिकुलर में कर रहे हैं, उसके बाद भाई 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड मुश्किल हो जाता है 6 के बाद, तो वो सीधा सीधा लीनियरली पॉलीमर बना ले रहे हैं। तो 7 मेंबर्ड रिंग आप बनाने से अपने आप को रोकोगे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर साथ में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है, वैसे ही अमीनो एसिड का भी होता है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, हीटिंग ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, कर लो, नोट कर लो इसको। मिटा दो, सब मिटा दो ना। तो देखो, जब अमाइनो ग्रुप भी हो तो आपको मैंने समझाया हुआ है कि बेटा ये OH हो और साथ में अगर मान लो NH2R है, तो इनको सिर्फ साथ रखने से ही NH3 पॉजिटिव R सॉल्ट बन जाता है, जिसको अगर आप गर्म करो तो वाटर निकल जाता है, इट बिकम्स RC डबल बॉन्ड ओ NH, अमाइड बन जाता है। ये अमाइड है, तो इन सब में अमाइड बनने के चांसेस है, जैसे उसमें एस्टर बनने का चांस है वैसे यहाँ अमाइड बनने का चांस है। तो अगर आप अल्फा को करते हो, अल्फा अमीनो एसिड, इनको गर्म करते हो, ठीक उसी तरीके से अमीनो एसिड अल्फा। अच्छा, बीटा कर लेते हो तो जैसे बीटा के केस में वहां रिमूवल पॉसिबल था, वैसे यहाँ पे भी रिमूवल पॉसिबल होता है। अब सॉरी, OH क्यों लगा रहा हूँ यहाँ, NH2। अब क्या करोगे, जैसे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता था, वैसे यहाँ 5 मेंबर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट करोगे, एक कार्बन और बढ़ा लो, वन टू थ्री फोर 5 एंड 6 मेंबर्ड बन जाएगा ये। करेक्ट, NH बीच में रहेगा। पांचवा बोलो। इसके बाद अगर आप कार्बन इंक्रीज करते हो CH2 के, 1 2 3 4 थे, अब मान लो अगर आप 5 कर देते हो, इसको गर्म करते हो, तो पॉलीअमाइड्स बन जाता है, मतलब पॉलीमर। कहने का मतलब CO और उस साइड NH और इधर इतने कार्बन जितने थे इसको हटा के इसका N टाइम्स लिख दो, पॉलीमर्स हो गए। तो पॉलीमर मैंने स्टार्ट कर दिया बेसिकली, बन रहे हैं ना। और इंटरेस्टिंगली मैंने आपको ना एक बहुत ही अच्छा वाला पॉलीमर पढ़ा भी दिया, कंडेंसेशन पॉलीमर इसको बोलते हैं। करेक्ट, कैटेगरीज होती है इसमें। अंडरस्टूड, समझ गए? हाँ,
तो ये रहा हीटिंग ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड, वो सब मैंने आपको सिखा दिया। अब क्या बच गया है भाई? तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव है चैप्टर का नाम ना, हमने आपको क्या पढ़ा दिया अभी? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आ जाओ इनके डेरिवेटिव्स में कैसे पहुंचते हैं हम। जैसे देखो RC डबल बॉन्ड O OH से आपको यहां पहुंचना हो, RC डबल बॉन्ड O Cl तक, कैसे पहुंचोगे? क्या लोगे? लिखो कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू इट्स डेरिवेटिव। क्या करोगे बताओ? बिल्कुल, आप PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, SOCl2 ले लो, यहां पहुंच जाओगे आप। ध्यान रखना सिर्फ फिनॉल को कन्वर्ट नहीं करता है, नॉर्मल अल्कोहल और इन सबको कन्वर्ट कर देता है ये रिएजेंट। दूसरा और क्या ले लें? चलो ये तो हो गया, बन गया क्लोराइड, और किसी रूट से जाना नहीं है। और क्या करें? अब ये हो गया एसिड टू एसिड हैलाइड। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं। बताओ भाई एसिड टू एस्टर कैसे जाएं? ये तो हमने पढ़ा है बचपन से ही, है ना? RC डबल बॉन्ड OH साथ में ROH और H2SO4 एस्टेरिफिकेशन से, बोलो बेटा, हो गया, प्लस वाटर। ये बस आपको बता रहा हूं टॉपिक कैसे हमें देखना है बस। एसिड टू एस्टर के बाद एसिड टू अमाइड, अभी सिखाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपको अमाइड बनाना है, तो आप सिंपली गर्म कर दो, स्ट्रांगली हीट कर दो। पहले तो ये सॉल्ट बन जाते हैं बिना हीट किए भी, और इनको अगर गर्म कर दो तो ये RC डबल बॉन्ड हो NHR- बन जाते हैं। हाँ PCl3 और PCl3 प्लस, समझ गए? एसिड टू एनहाइड्राइड, ये भी बहुत आसान है, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R बन गया। समझ गए? और इन सभी से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हो तो चुपचाप बस वाटर डाल दो और H+ आयन डाल के या बेसिक मीडियम में वापस कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाने में कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे मर्जी वैसे कन्वर्जन कर लो। आगे बात समझ में? क्या हुआ? एसिड टू अमाइड, ये हीटिंग है। हाँ, ये हीटिंग है, हीटिंग कर देते हो तो आप H2 निकल जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? बोलो भाई। हाँ, तो अब देखो कुछ खास बचा है नहीं, आ जाओ इसी का एक्सटेंशन करते हैं थोड़ा सा, इसी के थोड़े एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन का मतलब कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अब RCOCl के रिएक्शन, तो भाई OH माइनस डालोगे तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, RNH2 डालोगे तो मालूम है, नॉर्मल अल्कोहल डालोगे तो भी मालूम है, ये ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल, तो ये OH माइनस अटैक करके ये क्या बना देगा? कार्बोक्सिलेट। ये क्या बना देगा? RC डबल बॉन्ड O NHR। ये क्या बना देगा? एस्टर। और ये बहुत ज्यादा आसान है एस्टर बनाने का तरीका।
क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है, वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड। अब देखो ये सब मुझे कायदे से नहीं कराना है, बट नहीं कराने का मतलब मुझे छोड़ देना है, आप खुद से कर लोगे ये सारी चीजें, लेकिन बस लिखा इसलिए दे रहा हूं कि आपका मैं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कुछ बचा रह गया है। ठीक है, हो गया ये। अब सर अगर मान लो इससे एल्डिहाइड जाना हो तो यहीं पे आप हाइड्रोजन ले लो और पीडी BaSO4, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, याद है? तो उनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन डालोगे तो ये, और इस रिडक्शन को बोलते हैं रोजेनबॉन्ड रिडक्शन। आप चाहते हो कि नहीं भाई साहब मुझे यहां तक पहुंचना है CH2OH तक, ले लो यार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन रोका है तुम्हें? नहीं, आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे RC डबल बॉन्ड ऐसा बन जाए, इधर CH3 इधर CH3 आ जाए, तो ग्रिग्नार्ड एक्सिस में ले लो। तो पहला वाला ग्रिग्नार्ड इसको कीटोन में बनाएगा, दूसरा वाला और तेजी से रिएक्ट करके यहां पहुंचा देगा। तो ग्रिग्नार्ड और दूसरा वाटर, समझ में आया? मतलब इसके थोड़े ज्यादा अमाउंट ले लेना, CH3 Li से भी हो जाएगा। तो यार अब तुम लोग समझदार हो, क्या करना चाहिए वो अपना सोच सकते हो। ठीक है, वापस देखते हैं। एस्टर से कुछ खास रिएक्शंस है नहीं, है ना? एस्टर के कुछ खास रिएक्शन है नहीं। इसके बाद आ जाते हैं अमाइड। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हो कि ये पहुंच जाए, हम यहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ पहुंचाऊं इसको, यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि RC डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड हो, R है यहाँ पहुंचे, तो क्या यूज कर लो? सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके उसको निकाल देगा। तो असाइल क्लोराइड के रिएक्शन बहुत आसान होते हैं, इसलिए बोलते हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप पहले असाइल क्लोराइड में बदल दो, उसके बाद जो मर्जी कराओ, बहुत आसानी से होगा। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि वो उसका मेन एज अ एसिड की तरह रिएक्शन हो। अच्छा, उसके बाद अमाइड के रिएक्शंस में अगर देख लूं तो अमाइड के रिएक्शंस कैसे होते हैं? तो RC डबल बॉन्ड हो NH2 को, अगर आप चाहते हो कि RC डबल बॉन्ड हो O- बन जाए, तो आप क्या यूज कर लो? OH-, वाटर। आप चाहते हो नहीं सर मुझे ना इस पे क्लोराइड चाहिए, तो कोई बात नहीं, एक बारी पहले इसको कार्बोक्सिलिक बनाओ, कार्बोक्सिलिक के बाद फिर वही PCl3 डाल करके। आप चाहते हो सर मुझे NH2 भी उड़ा देना है, मुझे RNH2 चाहिए, मतलब ये C डबल बॉन्ड उड़ा देना है, तो NaOH NBr2 हॉफमैन ब्रोमामाइड, याद आ रहा है ना? आप चाहते हो नहीं सर मुझे ना RC ट्रिपल बॉन्ड N, मुझे H2O निकालने हैं यहाँ पे, तो यार डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो ना P4O10, तो ये देखो पूरा H2O निकाल लेगा ये और बन जाएगा साइनाइड। और साइनाइड से यहाँ आना हो तो हाइड्रोलिसिस पार्शियल, समझ गए? नहीं, आप चाहते हो नहीं सर एक काम करना चाहता हूँ मैं, कार्बन भी ये ना इसको मैं ऐसा बना देना चाहता हूँ, इसमें तो एक कम कर दिया मैंने कार्बन में, चाहता हूँ कार्बन रिटेन रहे और ये बन जाए, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो बच्चों आप इक्विप्ड हो अच्छे तरीके से, जो आपको करने का मन करे वो आप कर सकते हो। आप नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। नोटेड, डन। चल अब देख लेते हैं कौन सा चीज। इसके बाद हमारा ये रिएक्शन जो मैं आपको समझा रहा था कि कीटोन का रिएक्शन, अगर आप P डबल बॉन्ड CH यहाँ पे R से कराते हुए R' से, यहाँ 555, इसको बोलते हैं फॉस्फोनियम लेड। YLID
फॉस्फोनियम लेड, इसके साथ सिंपल हीटिंग कर दो बेटा तो ये एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस की एफिनिटी किसके लिए बहुत हाई है, ऑक्सीजन के लिए, इट हैव वेरी हाई एफिनिटी। तो ये एक रिएक्शन है जो आपको अच्छे से नोट कर लेना है, विटिक रिएक्शन बोलते हैं। कैसे होता है आ जाओ समझते हैं। तो RCR' या यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, फॉस्फोरस, मैं इसको अब इस साइड बनाऊंगा CHR, यहाँ 5 बताओ एक बार बताओ, फॉस्फोरस एंड कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन 2.5 होता है। तो इसके वजह से ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ बिहेव करता है, यहाँ पॉजिटिव आता है और ये उठा के ये फॉस्फोरस को दे देता है। तो क्या बनता है ये एक साइक्लिक 4 मेंबर्ड जिसको गर्म करने पे सिंपल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स हो जाते हैं, ये उठ के यहाँ आता है और ये उठ के यहाँ, कुछ नहीं होता है, इतना आसान है। बॉन्ड ब्रेक हो गया, रीमेक हो गया बॉन्ड, 4 मेंबर्ड है ये, ध्यान रखना। अंडरस्टूड? सो दैट इज ऑल, हो गया हमारा टॉपिक खत्म ये पूरी तरीके से। अमाइंस अब आपका रहता है।